हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, जो कि आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, कि बेसिक फीचर आप अंडरस्टैंड करें किसका, इंडियन इकोनॉमी का एंड इट्स डेवलपमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस, कि मतलब इंडियन इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई पूरी तरीके से, और इंडिपेंडेंस के बाद इसका कैसा सिनेरियो रहा। इस चैप्टर का मेन मोटिव यही है सीखने का, कि इंडियन इकोनॉमी की बेसिक फीचर्स हम जाने और पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो हुई। ठीक है। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल फॉर 200 ईयर्स, जो कि एंड हुआ है 15 अगस्त 1947 में। ये बात ध्यान रखिए कि इंडिया जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में था 200 साल तक था। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 200 साल कब स्टार्ट हुए थे। 200 साल मतलब इंडिया के ऊपर जो रूल है कितने कौन से सन में चालू हुआ, एंड तो आपके सामने डेट है ही 15 अगस्त 1947, पर शुरुआत कब हुई। ठीक है। कोर पर्पस ब्रिटिश रूल का क्या था, टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ फीडर इकोनॉमी फॉर ब्रिटेन्स एक्सपांडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। ये बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर पर्पस क्या था ब्रिटिश रूल का, टू कन्वर्ट इंडिया किसमें, इनटू अ फीडर इकोनॉमी फॉर ब्रिटेन एक्सपांडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। देखो वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हो चुका था ब्रिटेन में। अब उनको जरूरत थी रॉ मटेरियल्स की, तो इनकी कॉलोनी थी। कॉलोनी का मतलब आप कमेंट सेक्शन में बताइए अच्छे से। तो इनकी कॉलोनी कौन थी ब्रिटेन की, इंडिया। तो इनको रॉ मटेरियल का बढ़िया बेस मिल गया। तो ब्रिटेन के जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस का जो बना इंडिया, हम किस वजह से, एक तरह से रॉ मटेरियल्स का। तो इंडिया को एक तरह से फीडर इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया किसने, ब्रिटेन ने। ये बात ध्यान रखिए। आपके सामने बहुत सुंदर सा डायग्राम है, कैसा एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप था देखिए आप। इंडिया जो है रॉ मटेरियल भेजता था ब्रिटेन को, और ब्रिटेन बदले में इनको फिनिश गुड देता था। तो ये एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप हो गया। ये बात ध्यान रखें कि एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप कैसे है, रॉ मटेरियल पार्सल कर रहा है इंडिया किसको, ब्रिटेन को। ब्रिटेन क्या कर रहा है, फिनिश गुड दे रहा है सस्ते दामों में इंडिया को, और इंडिया का पूरा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर बिगाड़ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बिगाड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया की बनी चीज महंगी होगी, वो ब्रिटेन क्या कर रहा है, सस्ती दामों में चीजें बेच रहा है। तो इंडिया की बनी हुई चीज मेड इन इंडिया कोई खरीदेगा नहीं, तो बाहर से चीप गुड्स जो ब्रिटेन के आ रहे वो ज्यादा बिकेंगे क्योंकि वो चीप है। दैट्स इट। इसे एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। आगे अगर हम देखें तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, प्री ब्रिटिश इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी हमारी। पहले पहले हमारी जो इकोनॉमी थी बड़ी क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी कर लेती थी। कब? जब हमारी ब्रिटिश जो थे जब नहीं आए थे, प्री ब्रिटिश इकोनॉमी जिसे कहते हैं। ओके। अब क्या होता है, मेन लाइवलीहुड क्या था हमारा, एग्रीकल्चर था उस समय ब्रिटिश इकोनॉमी में। मैन्युफैक्चरिंग बेस की बात करें तो ग्लोबली रिनाउंड हैंडीक्राफ्ट थे हमारे पास, कैसे कॉटन, सिल्क, मेटल, प्रीशियस स्टोन्स, ये सारे हमारा क्या था, मैन्युफैक्चरिंग बेस। एक और बात देखिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस था ग्लोबली रिनाउंड हैंडीक्राफ्ट्स, जिसमें कॉटन, सिल्क, मेटल, प्रीशियस स्टोन्स आते थे। ओके। तो ये आपका बॉक्स में आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल की बात रही। तो मुस्लिन, मुस्लिन बेटा एक ओरिजिन, इसका ओरिजिन हुआ है बंगाल में, ढाका में। मुस्लिन का एक मटेरियल है, तो इसको ढकाई मुस्लिन भी कहते हैं, क्योंकि ढाका बांग्लादेश में, वहां पर ये मुस्लिन पाया जाता है। ये इसको मलमल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, मुस्लिन को। तो टाइप्स क्या है, मुस्लिम, मलमल शाही और मलमल खास, फिट फॉर रॉयल्टी। ये रॉयल लोग ही पहनते थे इसको, इस मटेरियल को, मसलिन। ये बात ध्यान रखिए। तो इसका नाम मलमल शाही था और मलमल खास भी था, ये रॉयल लोग पहनते थे। वाई फेमस क्यों फेमस था ये,
ये जो हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हैंडीक्राफ्ट पे आ जाते हैं। ये हैंडीक्राफ्ट हमारा क्यों फेमस था? क्योंकि फाइन क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज होता था, रॉ मटेरियल की क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, और जो हाई क्राफ्टमैनशिप थी, मतलब इनके पास अच्छी स्किल्स थी, तभी प्रोडक्ट भी अच्छा बनता था और बहुत ज्यादा उसकी डिमांड थी परदेश में, फॉरेन में, है ना। ये देखिए आपके सामने मुस्लिन का कॉलोनियल पॉलिसीज एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इनकम। इसका पॉलिसी फोकस क्या था कॉलोनियल का? इनका प्रोटेक्ट प्रमोट करना ब्रिटिश इंटरेस्ट को, नॉट इंडियन डेवलपमेंट। इनका एक ही सोल पर्पस था, क्या? कि प्रमोट करना किसको? ब्रिटिश इंटरेस्ट को। ऑफ कोर्स ये क्या चाहेंगे? हमारे इंटरेस्ट थोड़ी चाहेंगे इंडियंस के, ये चाहेंगे उनके इंटरेस्ट। तो ये इंडियन डेवलपमेंट करेंगे नहीं, इस वजह से ये अपना अपनी जेब भरेंगे। रिजल्ट क्या निकला? इंडिया बिकेम नेट सप्लायर किसका? रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स। आपको अभी जो डायग्राम बताया था उस हिसाब से, तो इंडिया क्या बन गया? नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, और इंपोर्टर बन गया किसका? फिनिश गुड का। अब एक आता है नेशनल इनकम एस्टिमेशन। क्या होता है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट मेड नो सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट नेशनल और पर कैपिटा इनकम। इन्होंने कोई भी जरूरत ऐसी नहीं समझी किस चीज की, कोई भी नेशनल इनकम हमारी कितनी है कि उसका एस्टिमेशन करें। कॉलोनियल गवर्नमेंट का ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं देता, ऑब्वियसली उनका एक ही इंटरेस्ट था, टू एक्सप्लॉइट इंडिया एंड ऑल इट्स रिसोर्सेज, ठीक है। पर एस्टिमेट करने का अटेम्प्ट किसने बनाया, किसने करा एस्टिमेट? जो नेशनल एस्टिमेशन करने का एक तरह से इफर्ट, वो थे दादा भाई नारोजी, विलियम दिग्बी, फिनले सिरास और आरसी देसाई। विनले विनले सिराज भी थे, और वीके आरवी राव, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्टिमेटर थे। इन्होंने बहुत तगड़ा एस्टिमेट करा है, तो ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। वीके आरवी राव मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्टिमेट करी इन्होंने। इसमें क्या निकला? फाइंडिंग्स क्या निकली बेटा? फाइंडिंग निकली ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट लेस देन 2% था। कितना? लेस देन 2%। ग्रोथ रेट पर कैपिटा आउटपुट कितना निकला? 0.5% ओनली, 0.5% ओनली। ग्रोथ रेट एग्रीगेट रियल आउटपुट लेस देन 2%, और ग्रोथ रेट पर कैपिटा आउटपुट 0.5। इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें तो एग्रेरियन इकोनॉमी थी हमारी। अबाउट 85% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस। ये बात ध्यान रखिए, उस समय कॉलोनियल टाइम पे डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर। टोटली 85% पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस, बट एंड ऑल्सो डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर पे। रियलिटी क्या थी? स्टैग्नेशन एंड डेटोरेशन डिस्पाइट लार्ज वर्कफोर्स। इतना वर्कफोर्स होने के बावजूद भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेट हुआ और डेटोरेशन हुआ, उसका खराब हुआ। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी थी। ग्रोथ वाज ओनली ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया, नॉट एफिशिएंसी। ग्रोथ हमको जो दिखाई दी एग्रीकल्चर सेक्टर में छोटी मोटी, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया का एक्सपांशन हुआ, तो उसकी वजह से ग्रोथ दिखा, नॉट एफिशिएंसी की। मतलब एफिशिएंसी मतलब छोटे से लैंड पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है ड्यू टू फर्टिलाइजर्स का उपयोग और अच्छी व इरिगेशन फैसिलिटीज, ऐसा नहीं, एफिशिएंसी नहीं, एक्सपांशन के कारण ऑफ कल्टिवेटेड एरिया तब हमको ग्रोथ दिखी, नॉट बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी। अब देखो क्या होता है, 17th सेंचुरी की बात है। बर्नियर्स अकाउंट लिखा था। अकाउंट मतलब क्या होता है कि इन्होंने कुछ लिखा उस एरिया के बारे में, तो ये फ्रांस का था बर्नियर। 17th सेंचुरी की इकोनॉमी के बारे में इसने कुछ लिखा, क्या? कि बंगाल रिचर था देन इजिप्ट। क्या बंगाल करता था एक्सपोर्ट? सिल्क, कॉटन, शुगर, राइस। बहुत इंपॉर्टेंट। बंगाल क्या एक्सपोर्ट करता था? सिल्क, कॉटन, शुगर, राइस। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बंगाल में देखो पानी वाला एरिया, राइस करेगा, शुगर भी एक तरह, शुगर कैन भी पानी बहुत खींचता है, शुगर कॉटन भी बहुत खींचता है, और सिल्क भी, है ना। तो ये सारे पानी में ग्रोथ होने वाली चीजें हैं, तो ये सारा आपको याद रखना ट्रिक के थ्रू। सिल्क, कॉटन, राइस एंड शुगर, है ना। एबंडेंट क्या था यहाँ पर? फिश एंड एक्सटेंसिव कैनाल नेटवर्क। बंगाल में ये बर्नियर ने क्या लिखा कि बंगाल में एबंडेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में फिश, एक्सटेंसिव कैनाल नेटवर्क थे। ये बात ध्यान रखिए। सेकंड अगर हम बात करें तो ब्रिटिश रूल के दौरान ये सब क्या हो गया? स्टैग्नेट हो गया, खराब हो गया, कम हो गया, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कम हो गया, सब हो गया, सब डिक्रीज हो गया, प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो गई।
अंडर ब्रिटिश रूल। सेकेंडली बात करें कि कॉजेज ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। पहला कॉज एग्रीकल्चर के डिग्रेडेशन का क्या, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसको वो सिस्टम का नाम था जमींदारी सिस्टम, जो कि बंगाल की प्रेसिडेंसी या फिर कहो ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल प्रेसिडेंसी या ईस्टर्न इंडिया कहो, यहां पर जमींदारी सिस्टम काफी चला। कैसे, कल्टीवेटर्स क्या करते थे, कल्टीवेटर्स रेंट देते थे जमींदार को, है ना, जमींदार को रेंट देना पड़ता था कल्टीवेटर्स को, इरिस्पेक्टिव ऑफ द केस कि कुछ भी हो आपकी सिचुएशन, मेरे पास इस तारीख को इतना अमाउंट का रेंट आ जाना चाहिए, जमींदार का कहना था। फोकस्ड ओनली ऑन रेंट कलेक्शन पे था, जमींदारों का सिर्फ और सिर्फ फोकस रेंट कलेक्शन पे था, कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाता था टू इम्प्रूव लैंड। जिसको कल्टीवेटर को कोई भी इंसेंटिव दिया ही नहीं जाता था कि ये इंप्रूव करें लैंड, तभी तो अच्छा आएगा अमाउंट, प्रोडक्टिविटी होगी, पर नहीं। और ये जमींदारों वालों को भी फिक्स टैक्स देना पड़ता था कॉलोनियल गवर्नमेंट को। ये बात ध्यान रखिए, ये फ्लो डायग्राम याद रखें कि जमींदारों को भी कॉलोनियल गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट का टैक्स देना पड़ता था ताकि उनकी जमींदारी ना जाए। कैसे, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फिक्स डेट बना रखी थी पेमेंट की, अगर जमींदार वालों ने जमींदारी जो कर रहे जमींदार वो फेल कर गए देने में फिक्स अमाउंट ऑफ एक्स, तो उनके राइट्स, जमींदारी राइट्स लॉस हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखें इसको, ठीक है। जमींदार क्या थे बेटा, एक तरह से इंटरमीडियरीज थे, बीच के एक बिचौलिया थे जमींदार, दोनों के बीच में, कल्टीवेटर और कॉलोनियल गवर्नमेंट के बीच में। अब इसका इम्पैक्ट अब तो बहुत खतरनाक होना था। इम्पैक्ट हुआ कि प्रॉफिट्स वेंट टू जमींदार्स नॉट कल्टीवेटर्स। ऑफ कोर्स प्रॉफिट किसको मिला, जमींदार को, कल्टीवेटर को कुछ मिला ही नहीं, मेहनत करते रहे बेचारे। इमेंस, इस वजह से इमेंस माइजरी एंड सोशल टेंशन क्रिएट हुआ, कल्टीवेशन और जो काम करने वाले जो एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन फैल गया इस वजह से, ठीक है, इस सिस्टम की वजह से, जमींदारी सिस्टम। अदर फैक्टर्स क्या थे, टेक्नोलॉजी बिल्कुल लो थी, इरिगेशन की कोई फैसिलिटीज नहीं, और नेग्लिजिबल फर्टिलाइजर यूज होता था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमर्शलाइजेशन एंड पार्टीशन की बात होती है, इसमें क्या होता है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में कि शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। क्या करते हैं कि ये ब्रिटिशरों की जरूरत क्या थी, फूड क्रॉप्स की तो थी नहीं, इनकी कैश क्रॉप्स की जरूरत थी, तो इन्होंने शिफ्ट करवाया फार्मर्स को कि शिफ्ट हो जाओ फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स में। कैश क्रॉप्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये सबसे पहला डायग्राम याद करिए कि रॉ मटेरियल के लिए ही किसको यूज करते थे ब्रिटिश, इंडिया को। इंडिया इज अ मेजर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और वो फ्लो डायग्राम में क्या था कि रॉ मटेरियल के बदले क्या देते, चीप फिनिश्ड गुड देते थे, किसको, इंडिया को। तो कैश क्रॉप्स कैसे यूज होते थे, रॉ मटेरियल के फॉर्म में फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। रिजल्ट क्या थे, डिडेंट इम्प्रूव फार्मर्स इकोनॉमिक कंडीशन। इसकी वजह से जो कन्वर्जन हुआ इनका फूड क्रॉप से, बेचारे फार्मर शिफ्ट हुए कैश क्रॉप्स में, इस ट्रांसफर के कारण कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव हुई है जो कल्टीवेटर्स की, फार्मर्स की, बस एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी की इम्प्रूव हुई, जो कि ब्रिटिशर्स की इम्प्रूव हुई। पार्टीशन का क्या घटा हुआ, लॉस ऑफ फर्टाइल एंड इरिगेटेड लैंड टू पाकिस्तान। जो हमारा इरिगेटेड लैंड था, जो ईस्टर्न पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, है ना, वो चला गया। पार्टीशन के बाद हमारा पूरा इरिगेटेड लैंड पाकिस्तान को चला गया, इस वजह से हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गया। जूट इंडस्ट्री क्राइसिस कैसे हुआ, इंडिया हैड मिल्स मोनोपोली, मिल्स में हमारी मोनोपोली थी, जूट मिल्स। ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश गॉट द रॉ मटेरियल, कि मतलब बांग्लादेश जो है इस एरिया में बहुत ज्यादा जूट होता था, और हमारा जो ईस्टर्न पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश आज कहते हैं वो हब था जूट इंडस्ट्री का। ये देखिए आपको मैप दिख रहा है, ईस्टर्न पाकिस्तान रॉ जूट प्रोड्यूसिंग का बहुत बड़ा हब था, है ना, और ये इसलिए एक्सप्लॉइट करा उन्होंने रॉ जूट का, है ना। तो वेस्ट बंगाल मिल्स हैं इधर, और आपका ये पूरा एरिया जो है ईस्टर्न पाकिस्तान जो कि रॉ जूट प्रोड्यूसिंग रीजन है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स,
जिसे कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। हमारा इंडिया बहुत ज्यादा फेमस था बच्चों, पर ये ब्रिटिशों ने क्या करा कि इस जलन में इन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री को धराशायी किया दिया। कैसे? इंडिया फेल टू डेवलप स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट उसकी ताकत थी, तो इंडिया फेल हो गया। क्यों? ब्रिटिश की पॉलिसीज के कारण। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो हमारे थे डिक्लाइन, नो मॉडर्न इंडस्ट्री रिप्लेस देम। कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट को रिप्लेस होने के बाद, हैंडीक्राफ्ट के रिप्लेस होने के बाद कोई मॉडर्न इंडस्ट्री ने जगह नहीं बनाई ताकि उसकी कमी को पूरा कर पाए। तो ब्रिटिश पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव क्या थे? मेक इंडिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, मेक मेक इंडिया अ मार्केट फॉर ब्रिटिश फिनिश गुड। बस उनका एक ही लक्ष्य था, रॉ मटेरियल खींचो और फिनिश गुड्स सप्लाई करो, चीप फिनिश गुड्स सप्लाई करो इंडिया में। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, डोमेस्टिक डिमांड मेड बाय चीप ब्रिटिश इम्पोस्ट। जो डोमेस्टिक डिमांड भी थी किसकी? ये प्रोडक्ट्स की, गुड्स की जरूरत तो पड़ती है, तो ये डिमांड किसके द्वारा मीट गई? चीप ब्रिटिश इंपोर्ट्स। तो ये बहुत बड़ा घाटा हुआ। आगे अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियल गुड कैसे हुई? लेट 19th सेंचुरी में क्या होता है, कॉटन मिल्स जो कि मेनली इंडियन ओन थी, जो कि थी महाराष्ट्र गुजरात में। जूट मिल्स ये मेनली फॉरेन ओन थी, ये बंगाल में थी मेनली। ये एरियाज बता रहा हूँ, याद रखना। 1907 में टिस्को जो इस्टेब्लिश हुई, टिस्को कंपनी फॉर मेनली फॉर आयरन एंड स्टील, याद रखिएगा 1907 में। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुगर सीमेंट पेपर इंडस्ट्रीज वर इस्टेब्लिश। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद शुगर सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, है ना, ये बात याद रखी। इंडस्ट्रियल वीकनेस क्या थी? अब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। क्या ये हमारी इंडस्ट्रियल वीकनेस थी इंडिया की, कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की कमी होना। नो प्रोडक्शन ऑफ मशीन, कोई मशीन प्रोड्यूस ही नहीं करता होती थी इस वजह से। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के ना होने के कारण कोई भी मशीन का प्रोडक्शन होता नहीं था। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कैपिटल होता क्या है और कैपिटल गुड्स क्या होता है, ठीक है। लो कंट्रीब्यूशन, इस वजह से लो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में इंडस्ट्री का। पब्लिक सेक्टर लिमिटेड टू किसमें? रेलवेज, पावर्स, पोर्ट्स एंड आपका एंड कम्युनिकेशन। ओके, ये मेजर पब्लिक सेक्टर के एरियाज थे, यहां पर ही काम हुआ है। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड में स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन की बात करें तो फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट हम क्या क्या करते थे? रो सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, जूट। यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, बोर्ड्स में भी आया, 11th में मेन टॉपिक्स में इसकी गिनती होती है कि हमारे एक्सपोर्ट्स क्या क्या थे। तो रॉ सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर और इंडिगो एंड जूट मेनली हम एक्सपोर्ट करते थे। डायरेक्टली यूपीएससी में आया हुआ है प्रीलिम्स में। इंपोर्ट्स, फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, लाइट मशीनरी, ये सारे हम क्या करते थे? इंपोर्ट्स की बात करें, बिल्कुल याद रखें, फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, ऑफ कोर्स, लाइट मशीनरी लाइट मशीनरी यूज करते थे ना। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, ब्रिटिश की मोनोपोली क्या थी? मोर देन 50% ऑफ ट्रेड हमारा ब्रिटेन के साथ होता था। रेस्ट चाइना, सिलोन जो कि श्रीलंका है, पर्शिया और ईरान, इनके साथ रेस्ट ऑफ द ट्रेड होता था। सुएज कैनाल की बात करें तो 1869 की बात है। ये आर्टिफिशियल वाटरवे है जो कि मेडिटेरेनियन और रेड सी को कनेक्ट करता है। रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कोस्ट, इससे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट की कोस्ट बचती है। स्ट्रेंथन ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड, ब्रिटिश के कंट्रोल इंडियन ट्रेड पे ये सुएज कैनाल ने क्या करा? इंप्रूव करा। नेक्स्ट बात करें तो एक्सपोर्ट सरप्लस एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट जो है इसका, इंडिया जनरेटेड अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। जी हाँ, इंडिया ने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस करा था। पैराडॉक्स क्या है कि डिड दिस सरप्लस ब्रिंग गोल्ड सिल्वर? नो। डिड इट हेल्प इंडियंस? नो। तो किस लिए सरप्लस काम का? डोमेस्टिक मार्केट फेस्ड, अभी पैराडॉक्स क्या है, डोमेस्टिक मार्केट फेस स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल आइटम्स, फूड आइटम्स, केरोसिन,
ये फूड्स एक्सपोर्ट सरप्लस क्या काम का, किसी काम का तो है नहीं कि एसेंशियल आइटम्स जो हमारे हैं, फूड ग्रेन्स, केरोसिन, वो तो फुलफिलमेंट हो नहीं पा रहे हैं, स्कैरसिटी हो रही है, तो ये जा कहाँ रहा है? ये हो रहा है एक्चुअली ड्रेन ऑफ वेल्थ। कैसे, कहाँ पर यूज होता था? ये होता था बेटा, वेयर डिड द मनी गो, द ड्रेन हुआ। कैसे ये ड्रेन, द बाल्टी में से पानी कैसे बहता है वैसे पैसा बह रहा था, इंडियन वेल्थ कैसे बह रही है आप देखिए, है ना, कैसे वेल्थ हमारी ड्रेन हो रही है। कहाँ कहाँ गया? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में गया एक्सपोर्ट सरप्लस का पैसा, वॉर एक्सपेंसेस में, वॉर लड़ने में यूज हुआ, पेमेंट फॉर इनविजिबल इंपोर्ट्स, जो इनविजिबल इंपोर्ट्स है, कमेंट सेक्शन में बताइए इनविजिबल इंपोर्ट्स क्या होते हैं, उसमें गया पैसा। तो यहाँ यहाँ हमारी इंडिया की वेल्थ ऐसी बहती जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वॉर्स, इनविजिबल इंपोर्ट्स, कमेंट सेक्शन में इनविजिबल इंपोर्ट्स का मतलब बताइए। आगे हम देखें बात डेमोग्राफिक कंडीशंस की उस समय, तो क्या होता है टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो 1881 में हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 में, इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन होता है फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2, ये बात याद रखिए। 1921 इज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसमें ट्रांजिशन होता है फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2। फर्स्ट सेंसस कब हुआ था याद रखिएगा। सोशल इंडिकेटर्स की बात करें तो लिटरेसी रेट जो हमारा था वो था लेस देन 16%, फीमेल में तो 7% था लगभग। पब्लिक हेल्थ जो था हमारा, वाइड स्प्रेड डिसीजेस होती थी और फैसिलिटीज भी अनअवेलेबल थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो हमारा 218 लोग मरते थे 1000 में से, आज है 63। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 22 ईयर्स थी, आज 63 है, लिटिल बिट ऑफ इंप्रूवमेंट। समरी देखें तो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, वर्सन दिस कंडीशन। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो नोट किया, देखो स्ट्रक्चर शोड लिटिल चेंज ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, बहुत ही कम। जैसे एग्रीकल्चर डोमिनेंट सेक्टर था ऑक्यूपेशन का, 70 to 75% जो थे पीपल वो मेनली एग्रीकल्चर ही करते थे। उसके बाद 15 to 20% सर्विसेज आती थी, है ना, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 10% बनाता है, ये बात याद रखिए। रीजनल वेरिएशंस की बात करें तो डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस कहाँ का हुआ? मद्रास प्रेसिडेंसी, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस कम हो गई, ये बात ध्यान रखिए। मद्रास में, महाराष्ट्र में हो, वेस्ट बंगाल में। और इंक्रीज कहाँ हुई एग्रीकल्चर डिपेंडेंस? उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब में क्या हो गई? एग्रीकल्चर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मोटिव क्या था? टू सर्व कॉलोनियल इंटरेस्ट। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करने का ब्रिटिश का एक सिंपल सा मोटिव था, टू सर्व द ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट। कैसे? मिलिट्री और रॉ मटेरियल से रिलेटेड इनका लक्ष्य था, नॉट पब्लिक वेलफेयर। कैसे? रोड्स फॉर एग्जाम्पल, बिड फॉर आर्मी मूवमेंट, कोई भी वॉर है उसमें आर्मी का मूवमेंट होता है तो रोड्स की जरूरत है। शिफ्टिंग रॉ मटेरियल्स को इधर से उधर सप्लाई करना ताकि हम मैन्युफैक्चर कर पाएं और ब्रिटेन में भेज के वहां पर उसको फिनिश गुड बना के इंडिया में सप्लाई कर पाएं, चीप प्रोडक्ट्स, है ना। तो रूरल एरियाज इस वजह से सफर हुए। अब आया था रेलवेज जो थी, रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई 1850s में, ये बात ध्यान रखिए। इस रेलवेज के क्या फायदा हुआ कि इनेबल्ड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, कल्चरल इंटीग्रेशन नहीं हुआ, कल्चरली इंटीग्रेट हुआ इंडिया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये प्लस था इसका। नेगेटिव क्या था कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, कैश क्रॉप्स, याद रखिए। लॉस ऑफ विलेज सफिशिएंसी, विलेज की सफिशिएंसी खत्म हो गई इस रेलवे के इंट्रोडक्शन के कारण। दोनों आपको बहुत ही याद रखना है अच्छे तरीके से। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वाटर वेज जो है, वाटरवेज की बात करें, वाटरवेज अनइकोनॉमिकल थे। फॉर एग्जाम्पल, कोस्ट कैनाल ऑफ ओडिशा एक तरह का फेलियर था। टेलीग्राफ का यूज होता था फॉर लॉ एंड ऑर्डर ओनली, है ना। कंक्लूजन्स की बात करें, कंक्लूजन की बात करें बेटा तो मेनली जो इंडिया है, स्टेट ऑफ इंडिया एट इंडिपेंडेंस के दौरान ये एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन एंड बहुत ज़्यादा हुआ, एग्रीकल्चर कहीं का नहीं रहा।
और आपका लेबर जो है भरपूर मात्रा में हमारा था, अनस्किल्ड लेबर। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस आ चुकी थी क्योंकि हमारा हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हो गया था। कॉलोनियल ओरिएंटेड फॉरेन ट्रेड जो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कर दिया था। जो फॉरेन ट्रेड जो था एक तरह से हमारा वेल्थ का ड्रेन करने के लिए था। बिल्कुल रिवाइज करेंगे, वीडियो बार बार देखें, बार बार ये नोट्स रिवाइज होंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या हुआ, क्यों हुआ। जो इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ब्रिटिश के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी फैलाई इस वजह से और एम्प्लॉयमेंट फैला। द चैलेंज बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ये चैलेंज था हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन और सोशल डेवलपमेंट हो। तो ये मेन इस चैप्टर में था। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल पोस्ट मोर एंड मोर एंजॉयबल सेशन और पूरा आपका कोर्स कंप्लीट करेंगे। और कीप ऑन रिवाइजिंग बेटा दिस वीडियोस को, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। कोई भी इश्यूज है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।